हिंदी रचनाकार.com की खास श्रृंखला कहानी की में आज एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक कप दूध। रचनाकार हैं वाराणसी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद मिश्र जी। आइए सुनते हैं एक कप दूध कहानी। आज राम सिंगार बाबू के घर सुबह से ही ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। दरअसल कल उनकी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहस हो गई थी। बहस लंबी चली, मानो दोनों बहस के युद्ध में पूरी तरह से उतरे हों। राम सिंगार बाबू की पत्नी शहर के एक प्रतिष्ठित बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है। कल रात 7 बजे थकी मांदी घर पहुंची। अमूमन वे 6 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी, लेकिन आज कैश काउंटर पर बड़ी भीड़ थी। जिस काउंटर पर कैश जमा होता था, ये साहब आज अवकाश पर थे। एक ही काउंटर पर लेन देन दोनों हो रहा था। शाम को 4:30 बजे काउंटर क्लोज होने पर उनकी पत्नी दीक्षा ने हिसाब मिलाया तो 10,000 रुपये कम था। वे घबरा गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पैर से ज़मीन खिसक गई हो। पसीना उनके माथे से निकलकर उनकी पूरी साड़ी को भिगोने लगा। इस महंगाई में 10,000 रुपये का नुकसान एक बड़ा नुकसान था। वे सोचने लगी कि अभी मकान मालिक का किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी बाकी है। घर के चूल्हे की मध्यम और तेज लौ दीक्षा की सैलरी के लाइटर पर ही निर्भर रहती थी। शहर के एक निजी कंपनी में उनके पति एक मामूली सा काम करते थे। वे अपना खर्च निकाल लें, यही दीक्षा के लिए बहुत था। इसी बात को लेकर आए दिन दीक्षा के अहंकार की तलवार राम सिंगार के ऊपर चल जाया करती थी। राम सिंगार अपनी इन कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ थे, इसलिए पत्नी के क्रोध के तेजाब से वे हमेशा अपने को बचाते थे, लेकिन कभी कभी उसके छींटे से वे बच नहीं पाते थे। उधर दीक्षा रुआसा चेहरा लेकर मैनेजर के पास गई। बोली, सर आज मेरा हिसाब नहीं मिल रहा है। मैंने वाउचर चेक कर लिया है सर, 10,000 रुपये कम आ रहे हैं। अगर बंटी को मेरे कैश मिलान के लिए कह दें। मैनेजर ने कहा, देखिए मैम, यह आपका रोज़ रोज़ का है। कभी हिसाब नहीं मिलता है, कभी वाउचर पर मुहर लगाना भूल जाती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ गलतियाँ, आए दिन लेट आती हैं। यह सब नहीं चलेगा। दरअसल मैनेजर मैम को ऊपरी तौर पर तो डांट रहा था, लेकिन उसकी वासनात्मक आंखों की कढ़ाई में मैम के सौंदर्य की मछली नृत्य रही थी। वह इस मछली को किसी भी तरह से पाने के लिए अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था। आज मछली फंस गई। आए हैं उनकी इस हरकत से बैंक में कार्यरत तमाम महिलाएं अपना ट्रांसफ़र करवाकर दूसरे अन्य बैंक में चली जाती थीं। दीक्षा को आए इस बैंक में 4 महीने ही हुए थे। वह अपने काम में निपुण थी। बैंक मैनेजर को शिकायत का कभी मौका भी नहीं देती थी, लेकिन जब सहयोग खराब हो तो सावधान जानवर भी दग्ध आकेटक के जाल में फंस जाता है और असहाय महसूस करते हुए दया की भीख मांगता है। आज दीक्षा की भी यही स्थिति है। बेचारी आज जाल में फंस चुकी थी। उसने कहा, सर आज मुझे बहुत जल्दी है, बंटी से कह दीजिए कि वह मेरा सहयोग कर दे। मैनेजर ने संकेत में बंटी को मना कर दिया था। बेचारी अपनी केबिन में आकर रोने लगी। वह कर्तव्य विमूढ़ थी। तभी मैनेजर ने मैम को चैम्बर में बुलाकर कहा कि ठीक है मैम, आप घर जाइए, मैं हिसाब मिलवा लूँगा। दीक्षा को एक पल की खुशी तो मिली, लेकिन वह मैनेजर की गिद्ध दृष्टि की आंखों में वासना की बनती बिगड़ती रेखाओं को पढ़ चुकी थी। वह वहाँ से घर आने में 7 बज चुके थे। उसे भूख और प्यास लगी थी। आते ही वह कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर चुकी थी। अपने पति राम सिंगार को आवाज़ देते हुए चाय बनाने के लिए कही। राम सिंगार भी दिन भर का भूखा था। उसने कहा, तुम खुद बना लो। इतना सुनते ही वह बिगड़ैल बैल की तरह भड़क उठी और उसने अपनी ज्वलनशील बाड़ी के तेजाब में पति को इस तरह नहलाया कि अगल बगल की बिल्डिंग भी इस छींटे से नहीं बच सकी। राम सिंगार अपने क्रोध को अपने विवेक के जल से नहीं शांत करते तो आज कुछ भी हो सकता था। रात के 11 बजे थे। अंधेरी रात थी।
झमाझम बारिश हो रही थी। दीक्षा कोप भवन में जा चुकी थी। राम सिंगार को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। दोपहर में भी उसने कुछ नहीं खाया था। जाकर रसोई घर में देखा तो सारे बर्तन जूठे पड़े थे। फ्रिज में एक कप दूध रखा था। रात को कुछ बनाने की स्थिति में नहीं था। राम सिंगार ने गर्म दूध होने के लिए रख दिया। रसोई में कुछ ढूंढ रहे थे कि दूध के साथ खाकर सो जाएं कि अचानक पत्नी की सुध आई और पता नहीं क्या हुआ कि बड़ी खामोशी से उसने जूठे बर्तन साफ किए और भगोने में दाल चावल डालकर खिचड़ी चढ़ा दी। अपनी ज़िंदगी की कोसती दीक्षा भूख, अपमान और क्रोध से करवटें बदल रही थी। सिर फटा जा रहा था। अचानक उठी कि किचन में जाकर कुछ खा लूं और क्रोसिन लेकर सो जाऊं कि अचानक बत्ती जली और देखा राम सिंगार एक हाथ में खिचड़ी की थाली और दूजे में पानी का गिलास लिए सामने खड़े हैं और खिचड़ी से देसी घी की सुगंध नथनों में ज़बरदस्ती घुसी जा रही थी।